नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को गोट फार्मिंग में क्यों करनी चाहिए और गोट फार्मिंग से क्या फ़ायदे हैं और गोट फार्मिंग किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से आपको बकरियों को मैनेज करना है, प्रेग्नेंट बकरी है तो उसको किस तरीके से ख़्याल रखना है, ये चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आप इतने सारे वीडियो अभी हो गए हमारे, लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरीके से मैं अच्छे-अच्छे आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। तो गोट फार्मिंग जो है बकरी पालन, उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं? तो एक तो बकरी जो है वो मल्टीपर्पज़ बहुउद्देशीय जानवर है। उससे आपको मांस मिलता है, दूध मिलता है, फाइबर मिलता है जिसको रेशा कहते हैं और गोबर, ठीक है? और दूसरा है इसका जो दूध है, वो गाय के दूध के तुलना में बहुत पतला होता है। अ, और पतला होने का कारण ये है कि उसमें जो अ, वसा और प्रोटीन की जो कंटेंट है वो अ, कम होता है। इसकी वजह से वो थिनर होती है, जिसकी वजह से वो ईज़िली डाइजेस्टिबल भी है। डॉक्टर क्या करते हैं कि माँ के दूध के बाद बच्चों को बकरी का दूध पिलाने के लिए रिकमेंड करते हैं और बकरी का दूध जो है बच्चों को आसानी से पच भी जाता है और उनके लिए फ़ायदेमंद भी है। मांस का जो डिमांड जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उसमें फैट की मात्रा कम होती है। वो भी ईज़िली पच जाता है, नुकसान नहीं करता इसलिए और उसका प्राइस भी ज़्यादा है। बकरी का जो दूध है उससे आयुर्वेदिक दवाएँ भी बनती हैं। जैसे हो गया आपका डायबिटीज़ का हो गया, अस्थमा हो गया और कफ, सर्दी-जुकाम के। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसीलिए आपको बकरी पालन करना चाहिए। इसके दूध से बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको बी कॉम्प्लेक्स जो होता है विटामिन वो प्राप्त होता है। और जो बकरी का गोबर है, उसमें ढाई गुना अन्य जानवर के गोबर से नाइट्रोजन एंड फास्फोरस प्राप्त होता है, जिसकी वजह से खेतों में डालने से आपको रासायनिक जो फर्टिलाइज़र आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो बकरी पालने से दूध और मीट का ही नहीं फ़ायदा है, आपको उसके गोबर से भी फ़ायदा है। जो पश्मीना आपने सुना होगा पश्मीना शॉल और जो कश्मीरी कारपेट है, वो कितने महँगे हैं। क्यों मार्केट में उसका उस तरीके से डिमांड है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं जो मार्केट में हो रही हैं और डिमांड भी है और लोग ये कहते हैं कि हमारी बकरी बिक नहीं रही है, मार्केट नहीं मिल रहा है, इतने सारे हैं। अ, गोट अन्य जानवरों से बहुत सस्ती है। इसको आसानी से कोई भी उसे हैंडल कर सकता है, घर में बच्चे हैं, माँ है। गोट एक ऐसा बकरी एक ऐसा जानवर है कि वो किसी भी व्यवसाय के साथ मिक्स हो जाती है। जैसे कोई किसान खेती कर रहा है, तो बकरी भी पाल रहा है, खेती भी कर रहा है, बकरी पाल रहा है, कुछ और भी काम कर रहा है। तो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग में जो वैसी हैं, उनमें ये आसानी से मिक्स हो जाती हैं। और ये और बकरी का एक और बहुत अच्छा मल्टीपर्पज़ यूटिलिटी समझ में आता है। बहुउद्देशीय जो इसके फ़ायदे हैं, ये किसी भी क्लाइमेट में आसानी से वो एडजस्ट कर लेती है। जैसे बर्बरी तो मेनली आपका अलीगढ़ मंडल, आगरा और ये इधर के उत्तर प्रदेश वेस्ट के इधर साइड में के लिए उपयुक्त है। लेकिन लोग पश्चिम बंगाल में भी उसको पाल रहे हैं, बिहार में भी पाल रहे हैं, उड़ीसा में भी पाल रहे हैं, उधर कर्नाटका में भी पाल रहे हैं, इधर उत्तराखंड में पाल रहे हैं, इधर आपको राजस्थान में पाल रहे हैं। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल बताया हूँ आपको बर्बरी का। इसी तरीके से बहुत सारी बकरियाँ हैं जो कई सारे क्लाइमेट को एडजस्ट करते हुए एडॉप्ट हो जाती हैं और उसमें अपना अच्छा रोल निभा रही हैं। आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ गोट फार्मिंग के, जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है।
जैसे क्या करना है कि आपको पहले अपना बजट डिसाइड करना है कि आपके पास कितना पैसा है, फिर उसके हिसाब से आपको गोट फार्मिंग में लगाना है। अ, बजट डिसाइड करना, आपके पास थोड़े पैसे हैं तो थोड़े से पैसे में ही आपको गोट फार्मिंग करना है। शुरुआत में आपको बहुत 1 या 2 जोड़े जानवर रखने हैं, फिर बाद में जब आप उसमें सक्सेस जो है धीरे करके आपको उनके फ्लॉक को इंक्रीज़ करना है। ये नहीं कि अचानक से आपके पास पैसे 2-4 लाख रुपए हैं तो आप 100 बकरियाँ खरीद लाएँ, ऐसे नहीं करना है। इससे क्या होगा कि कोई भी जब डिजीज़ आउटब्रेक होगा, डिजीज़ कोई भी आपके फार्म में संक्रमण फैलेगी और कोई भी कैज़ुअलिटी होती है तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए आपको हमेशा धीरे-धीरे ही बढ़ाने हैं जानवर को अपने फार्म पे। और आपको एक चीज़ और देखना है कि आपके एरिया में, आपके जगह पे कौन-सा नस्ल ज़्यादा उपयोगी है। आप कौन से एरिया में रहते हैं, वहाँ पे कौन-सा, इसका पहचान के लिए आपको ये करना है कि आस-पास के जो फार्म हैं, उनको आप विज़िट करिए, उनको जाके देखिए कि वो किस तरीके से पाल रहे हैं और कौन-सा नस्ल रखे हैं। अगर वैसे भी नहीं समझ में आता तो आप एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। एक्सपर्ट में बहुत सारे आजकल आपको कंसल्टेंसी और वैसी चीज़ें दे रहे हैं जो आपको बताएँगे कि किस तरीके से आपको कौन-सा ब्रीड से शुरुआत करना है जिसमें आपको फ़ायदे मिलेंगे। तो ये करना है। हमेशा जो आपको ब्रीडर सेलेक्ट करना है, जो बकरा होगा, उसे अच्छे नस्ल का और बढ़िया आपको उच्च क्वालिटी का, आपको अच्छे गुणवत्ता वाले जानवर सेलेक्ट करने हैं। क्योंकि वो अच्छा रहेगा तभी आपके जो इम्प्रूवमेंट आएगा या नस्ल सुधार होगा, उसमें अच्छा होगा। और ये अच्छा ब्रीडर आपके गोट फार्मिंग में बहुत ही अच्छा रोल निभाने वाला है। तो इसलिए ब्रीडर हमेशा उच्च क्वालिटी का ही रखें। आप अगर प्लान कर रहे हैं अ, कि मीट फार्मिंग करनी है, मीट गोट फार्मिंग करनी है या मिल्क गोट फार्मिंग करनी है, तो आपको उस हिसाब से आपको ब्रीड नस्ल का चुनाव करना होगा कि आप कौन से एरिया में जाना चाहते हैं। और उस तरीके से आपको उस ब्रीड को, उस नस्ल को आपको अपने फार्म पे लाना है। पहले आप ब्रीड सारा चीज़ सेलेक्ट हो जाने के बाद फिर आपको ये देखना है कि आप पहला बैच लाने से पहले, अगर पहला लॉट आप खरीद के ला रहे हैं जानवर, उससे पहले आपका सेट तैयार है कि नहीं? उससे पहले आपको अपना सेट तैयार कर देना है क्योंकि जानवर जैसे हम रहते हैं, हमें छत की आवश्यकता होती है रात में, वैसे ही जानवर की को भी आवास की ज़रूरत होती है उनको रखने के लिए। तो इस तरीके से आपको चीज़ें देखनी है कि आपको किस तरीके से क्या करनी है। और दूसरा फिर बाड़े के आस-पास आपको फेंसिंग करनी है, क्योंकि फेंसिंग अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होता है, आपके जानवर अगर आपके आस-पास चलिए क्राउड है, आपके आस-पास गाँव है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो आपको फेंसिंग इसलिए करना होगा कि आवारा पशु हुए, जंगली जानवर हुए, कुछ आवारा कुत्ते हुए, वो आपके जानवरों पे अटैक ना करें। इसके लिए आपको फेंसिंग या जाली से आपको पाट किनारे-किनारे लगा के आपको उनको बाउंड्री देना होगा। आपको पीने के लिए जानवरों को साफ पानी का व्यवस्था करना होगा, ठीक है? अ, आपको लागत को कम करने के लिए अगर आप हरा चारा उगाना चाहते हैं ताकि आपका जो कॉस्ट है वो कम हो, तो आप अपने हिसाब से मोटे अनाज उगा सकते हैं अपने खेतों में। और आपको ज़्यादा लाभ अगर कमाना है या वैसी चीज़ें करनी है तो आपको गोट फार्मिंग को, जो बकरी पालन है उसको व्यावसायिक बकरी पालन में तब्दील करना होगा। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जो रख-रखाव है जानवरों का और उनके जो और तौर-तरीके हैं, उस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। उसको समझना होगा कि किस तरीके से इसको मैनेजमेंट करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा हो। हमारे यहाँ कम से कम कैज़ुअलिटी हो, बच्चों में मृत्यु दर कम हो, बकरियाँ एक से ज़्यादा बच्चे दें, इस तरीके से आपको करना होगा। और गाभिन बकरियों को आपको और बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, तभी आपका आगे जो
व्यवसाय है, बकरी पालन से व्यावसायिक बकरी पालन पे आप तब्दील हो पाएँगे। आपको टाइमली वैक्सीनेशन और जो पेट के कीड़े मारने के लिए और बाहर के जो बाह्य परजीवी हैं, चूहे हो गए और ये सब चीज़ें उनको मारने के लिए आपको जो वेटनरी डॉक्टर द्वारा आपके सुझाया गया है, उसको आपको बराबर ध्यान देना है कि कब-कब कौन-सी वैक्सीन लगनी है, ताकि जो भयंकर या वैसी चीज़ें आउटब्रेक होती हैं, जैसे कोई अचानक से कोई नई बीमारी आ गई, चाहे कुछ ऐसा हुआ, तो आपके बाड़े में हड़कंप ना हो, कोई ऐसी कैज़ुअलिटी ना हो, उसके लिए आपको टाइमली वैक्सीनेशन या वैसी और डिवॉर्मिंग हो गया, डिपिंग हो गया, ये सब चीज़ें करनी है। और दूसरा ये है कि ये तो डिज़ीज़ आउटब्रेक हो गया कि कोई अचानक से बीमारी आ गई। इसके अलावा मौसम का भी उतार-चढ़ाव की वजह से उसमें बीमारियाँ हो जाती हैं। जैसे सर्दी हो गई, गर्मी आ गई, तो जानवर डिहाइड्रेट या वैसी चीज़ें या सर्दी-जुकाम या वैसे जो सीज़नल बुखार या वैसी चीज़ें होती हैं, उनमें आ जाते हैं। तो उस चीज़ से भी वैक्सीन जो है वो बचाता है। बकरी पालन के लिए आपको जो व्यावसायिक बकरी पालन में आपको जब तब्दील होना है, तो आपको बहुत ज़्यादा आपको साफ-सफाई की आवश्यकता है। बच्चों के बाड़े हो गए, बड़े जानवरों के बाड़े हुए, उनको सबको अच्छे से साफ-सुथरा रखना है और जो बच्चे हैं वो आप 3 महीने तक एक साथ आप रख सकते हैं नर और मादा को। 3 महीने के बाद आपको ऐज ग्रुप वाइज़ आपको सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे 0 से 3 मंथ तक आप एक साथ नर और मादा बच्चे को रख सकते हैं। फिर 3 टू 6 मंथ में आपको मेल मतलब नर और मादा को आपको अलग-अलग करना पड़ेगा। फिर आप 6 टू 9 आपको अलग-अलग रखना है। इसके बाद से सब अलग-अलग होते जाएँगे। फिर इसके बाद एडल्ट बकरियों में भी आपको 3 ग्रुप बनाने होंगे। एक तो आपके यहाँ दूध वाली बकरी होगी, जो दूध दे रही होगी। एक बकरी जो होगी, जो गाभिन होगी। जो बच्चे देने वाली होगी और एक बकरी जो होगी आपकी ड्राई होगी या वैसी चीज़ें होंगी जो दूध नहीं दे रही हैं और ना ही प्रेग्नेंट है, तो उनको आप एक ग्रुप बना लेंगे। इस तरीके से आपको ग्रुप बना के चलना है। इससे क्या होगा कि आपको हर एक चीज़ के लिए बड़ा आसानी हो जाएगा। गाभिन बकरियों को आप अन्य जानवरों के साथ मत रखिए, क्योंकि गाभिन बकरियाँ क्या होती हैं कि आप 2 या 3 महीने तक आप गाभिन बकरियों को फ्लॉक के साथ मिक्स करके रख सकते हैं। 3 महीने के बाद क्या होते हैं कि बच्चे धीरे-धीरे उनके पेट में बड़े होने लगते हैं। तो अन्य बकरियाँ उनको मार ना दें या उनको चोट ना पहुँचा दें, इसकी वजह से आपको गाभिन बकरियों को अलग रखना है और उनका अच्छे से खान-पान और जो समुचित मात्रा में डाइट निर्धारित की गई है, उसे आपको देना है, ताकि जो आने वाला बच्चा हो, वो तंदुरुस्त हो, बकरी के नीचे दूध हो। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ध्यान नहीं रखेंगे, तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएँगी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक जो गाभिन बकरी है, एक-दूसरे में लड़े ना। आपको टाइम टू टाइम बीच-बीच में आपको जाके देखना है कि कोई ऐसी घटना होती है या कोई एबॉर्शन होता है, तो एबॉर्शन वाली बकरी को प्रेग्नेंट बकरी के साथ आपको नहीं रखना है, उनको अलग कर देना है। इससे क्या होगा कि जो कोई ऐसा बीमारी की वजह से एबॉर्शन हुआ है, तो वो बीमारी उसको ना लग जाए। तो इसलिए आपको एबॉर्शन वाली बकरी जो गर्भपात हो गया है, जिसका बच्चा गिर गया है, उस बकरी को आपको अन्य फ्लॉकों से अलग रखना है। और जो बकरी बच्चा देने वाली है, उसका जो पोर्शन है पीछे का, उसको अच्छे से साफ रखना पड़ता है। जैसे पूँछ की अगर बाल बढ़ गई है, तो उसको अच्छे से कट कर दें। जाँघों पे अगर बाल हैं, तो उसको भी अच्छे से कैंची के द्वारा काट के साफ कर लें और उनके बाड़ों को भी अच्छे से सफाई करनी है। इस तरीके से आप अगर ध्यान रखते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका जो बकरी पालन है, वो बकरी पालन से व्यावसायिक बकरी पालन में तब्दील हो जाएगा और आप अच्छा मुनाफ़ा कमाएँगे और धीरे-धीरे आपका फ्लॉक बढ़ता जाएगा और आप अन्य चीज़ों पे जैसे उनके प्रोडक्ट हैं, पनीर है, चीज़ है या वैसी चीज़ों पे आप फ़ोकस कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब इसी बातों को बताने के बाद मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।